हेलो 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 हेलो। ओके चलिए। ओके चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका ऋष भैया आपके सामने हूँ बहुत ही बढ़िया हमारे आज के सेशन के साथ में। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से परिवार जिसका नाम है सिलेक्शन वे पे। और देखिए साथियों, हम यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि केमिस्ट्री की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री की शुरुआत हम कर चुके थे। और केमिस्ट्री के अंदर हमने सबसे पहले जिस टॉपिक को उठाया है वो है हमारे पास में पदार्थ, दैट इज मैटर। और मैटर के अंदर हमने बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ा, बहुत सारी चीजें मैंने समझा दी आपको। हमने देखिए मैटर में क्या क्या पढ़ लिया, पहले मैं बता देता हूं आपको। हमने साथियों मैटर में ये पढ़ा कि किस प्रकार से मैटर को, किस प्रकार से पदार्थ को हमने बहुत सारे भागों में बांटा हुआ है। एक होती है भौतिक अवस्थाएं, जिसमें किसी भी पदार्थ को देखकर उसकी अवस्थाओं के बारे में बताया जा सकता है, जिसमें ठोस है, द्रव्य है, गैस है, प्लाज्मा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। एक होती है साथियों यहाँ पे पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं। रासायनिक अवस्थाओं का मतलब होता है कि किस तरह से उस पदार्थ का निर्माण किया गया है। तो उस पदार्थ का जो निर्माण है साथियों, जो पदार्थ बनते हैं वो बेसिकली बनते हैं या तो तत्वों से या फिर हमारे पास में कंपाउंड होते हैं। तो तत्व या फिर जो यौगिक, या फिर हम जब बात करते हैं यौगिक के बारे में, तत्व के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, ये शुद्ध होते हैं, मतलब इनमें किसी प्रकार से अशुद्धियां नहीं होती है। तो इनके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है। आज हम जिस पे फोकस करेंगे साथियों वो है मिक्सचर, जिसे बोलते हैं मिश्रण। और मिश्रण को ही हम समझेंगे क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। और इसके बाद साथियों एक क्लास में और लूंगा, और उसके बाद हमारे ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। मैं बता दूं साथियों कि मैं ऑलरेडी ना इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। अगर आप केमिस्ट्री की किताब को उठाओगे तो केमिस्ट्री किताब के अंदर यहाँ पे दो दो चैप्टर को एक साथ करके मैंने पढ़ाया है। एक तो होता है हमारे आसपास के पदार्थ, और यहाँ पे एक चैप्टर है साथियों कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। तो ये दो टॉपिक थे हमारे केमिस्ट्री के जो एनसीईआरटी में दी गए हैं। मैंने दोनों टॉपिक्स को यहाँ पे मर्ज करके एक साथ करके पढ़ाया, तभी ये टोटल 6 क्लासेस में गया है, ठीक है। फाउंडेशन में इतना तो पढ़ना पड़ेगा आप सबको, मैं पहले बताना चाहता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी क्लास को। और जल्दी से बताइए क्या मेरे सभी छोटे भाई बहन तैयार हैं आज की इस बहुत शानदार प्यारी सी क्लास के लिए? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? हर चीज स्मूथ चल रही है? बेटा केमिस्ट्री स्लो नहीं चल रही, केमिस्ट्री सही टाइम पे चल रही है, जैसी चलनी चाहिए वैसी चल रही है, टेंशन मत लो। और कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है, जो भी होगा बेटा लाइव होगा, ठीक है। हाँ केमिस्ट्री बेटा कोई स्लो नहीं है, फंडामेंटल स्लो होते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। और क्या करोगे फास्ट पढ़ के यार? ऑलरेडी मैं आपको इतनी सारी बातें फास्ट पढ़ा चुका हूं, फाउंडेशन में बेटा टाइम तो लगता ही लगता है, ठीक है। चलो, और कोई दिक्कत किसी को बताओ जल्दी से। क्या और किसी को कुछ बोलना है क्या? यार तुम्हारे कमेंट्स पढ़ा, अगर तुम्हारे कमेंट्स मैंने पढ़ना शुरू कर दिया ना, लिटरली बता रहा हूँ साथियों, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा पाऊंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चले आप सबके सब। अब जरा यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना, बहुत सारी बातें आपको डिटेल से जानने को मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा यहाँ पे कमेंट कर रहा है सर बायोलॉजी कब होगी? बेटा बायोलॉजी ऑलरेडी चल रही है, शाम के 7 बजे हमारी अभी क्लास लैब चल रही है बायोलॉजी की, तो बिल्कुल भी परेशान मत हुई है। तुम लोग किस 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 प्राणी के हो बेटा? तुम लोग किस यहाँ पे धरती से आते हो? तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे आइडिया नहीं मिलता कि कहाँ पे क्या चीज चल रही होती है, ठीक है। अब मैं तुम्हारे कमेंट्स बंद कर रहा हूं, सही बता रहा हूं सबके सब, ठीक है। अब पढ़ लो यहाँ पे आराम से। चलिए बालक, तो हम देखिए साथियों पदार्थ की क्लासिफिकेशंस को पढ़ चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास में पदार्थ का मिश्रण, जिसे बोलते हैं मिक्सचर्स। और मिक्सचर्स के बारे में बहुत सारी बातें को जानने को सीखने को मिलेंगी। आइए देखिए ध्यान से समझते हैं कि मिश्रण होता क्या है। देखो बहुत प्यारी प्यारी बातें जो देखने को मिलेंगी। पहला पॉइंट यहां पे दिया जा रहा है कि ऐसे पदार्थ जो दो या दो अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बने होते हैं और इनको किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है। मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि मिश्रण का जो निर्माण करते हो कैसे करते हैं, तो मिश्रण का जो निर्माण होता है साथियों किसी भी अनुपात में होता है। इसमें जो अनुपात होता है, इसमें जो रेशियो होता है साथियों फिक्स नहीं होता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ कि इनको यहाँ पे किसी भी अनुपात में मिलाएंगे, किसी भी यहाँ पे रेशियो में मिला सकते हैं, सही बात है। इनमें क्या किसी प्रकार से रेशियो फिक्स होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल समझाता हूं, देखो ध्यान से। जैसे आप कहते हैं सर पानी बनाना में, तो पानी बनाने के लिए क्या करते हैं? तो पानी बनाने के लिए कि हम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेते हैं।
तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लेंगे तो पानी बना देंगे। लेकिन हम जब मिश्रण की बात करते हैं, मिक्सचर की बात करते हैं, तो मिक्सचर के अंदर साथियों जो रेशियो होता है बदलता रहता है। आप समझ गए, मतलब फिक्स रेशियो की बात कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने पानी में नमक मिला दिया। अब पानी में आपने देखिए नमक मिलाया, सुनो, आपने पानी और नमक को मिला दिया। अब पानी और नमक को हम जब मिलाएंगे तो किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। पानी ज्यादा हो सकता है, नमक ज्यादा हो सकता है, पानी कम हो सकता है, नमक ज्यादा हो सकता है, पानी ज्यादा हो सकता है, नमक कम हो सकता है, किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं। तो जब हम यहां पे दो या दो से ज्यादा पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दें तो इससे किसका निर्माण होता है, हमारे पास में मिश्रण का निर्माण होता है। इस बात को जरा समझिएगा, क्लियर सारी बातें। तो सबसे मेन क्या पॉइंट है यहां पे दिया गया है कि आप यहां पे दो या दो से ज्यादा पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाकर, किसी भी अनुपात में मिक्स करके किसका निर्माण कर सकते हैं, यहां पे मिश्रण का निर्माण कर सकते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। अब मुद्दा बनता है सर हमारे पास में जो मिश्रण होता है, जो मिक्सचर बनते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण जो बनते हैं साथियों ये बनते हैं दो प्रकार के, कि हमने यहां पे जो मिश्रण का निर्माण किया है, जो मिक्सचर बनाया है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हमारे पास में, तो पहला है हमारे पास में समांगी मिश्रण, जिसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो पहला है साथियों हमारे पास में कौन सा, समांगी। और दूसरा हमारे पास में कौन सा है, तो दूसरा हमारे पास में असमांगी है। तो ये दो तरह के मिक्सचर हैं जो बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, पहला बनेगा हमारे पास में होमोजीनियस और दूसरा कौन सा बनेगा हमारे पास में हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस हमारे पास में दो तरह के मिक्सचर है जो बनकर तैयार हो जाते हैं। अब आप सबके मन में क्वेश्चन ये बनेगा कि सर होमोजीनियस में हेट्रोजीनियस में डिफरेंस क्या बनता है, डिफरेंस बता दो जल्दी से। बहुत ईजी है, जरा यहां पे देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं समांगी मिश्रण के बारे में, ठीक है। अब देखो मैं कुछ पॉइंट समझाऊंगा आपको, इन पॉइंट्स को जरा समझना बहुत बढ़िया तरीके से। देखो आप सबने जैसे जूस पिया होगा, जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, आप सबके सब मार्केट में गए और मार्केट में जाने के बाद बोलते हैं कि भैया एक मिक्स फ्रूट जूस बना दो। मिक्स फ्रूट जूस मतलब उसमें आपने क्या किया, बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं उनको मिक्स करके एक जूस बना दिया, ठीक है। अब देखो आपने जो जूस बनवाया है उसके अंदर यहाँ पे नींबू भी है, संतरा भी है, अनार भी है, पपाया भी है, मौसम्बी भी है और गाजर भी है, करेला भी है, बहुत सारी यहाँ पे चीजों को मिक्स करके आपने एक जूस बनवा दिया। अब आपसे मैं पूछूं, बताओ कि आपके पास जो जूस आया है ये जूस क्या है, मिश्रण है, मिक्सचर है, सही बात है। आपने क्या किया साथियों, बहुत सारे जूस, बहुत सारे यहाँ पे फ्रूट्स को लिया, बहुत सारी सब्जियां ली, उनको मिक्स करके जूस बना दिया। अब आप मुझे ये बताओ कि आप जब जूस पीते हैं तो जूस पीते समय ये फील होता है कि ओह अब मुझे संतरे का स्वाद आ रहा है, ओह अब मुझे नींबू का स्वाद आया, ओह अभी मुझे अनार का स्वाद आ रहा है, ऐसा होता है। यह स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो टेस्ट रहता है, जो स्वाद रहता है वो एक जैसा रहता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल एक जैसा रहता है, स्वाद में किसी प्रकार से चेंज नहीं होता। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हम जो जूस पीते हैं उसका स्वाद एक जैसा रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि पहले घूंट के अंदर बनाने का स्वाद आ रहा है, बनाना मतलब केले का स्वाद आ रहा है, दूसरे में नींबू का स्वाद आया, तीसरे में तरबूज का स्वाद आया, चौथे में यहां पे मान लो टमाटर का स्वाद आ गया। ऐसा तो नहीं है ना, मतलब स्वाद एक जैसा रहेगा। समझ में आ गई छोटी सी बात। तो एक ऐसा मिश्रण जिसमें उसके पदार्थों की पहचान ना की जा सके, एक ऐसा मिश्रण जिसमें क्या डाला गया है आप उसको पहचान नहीं सके, उसको अलग नहीं कर सके, तो इस तरह के मिश्रण को साथियों क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। कंफर्म है सारी बातें, वही मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से, कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें सभी के सभी जो घटक होते हैं समान रूप से फैले होते हैं। सर घटक क्या होता है, घटक होते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स वे पदार्थ होते हैं जिनसे उस मिश्रण का निर्माण किया जाता है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास जूस है, तो इस जूस के निर्माण के लिए हमने बहुत सारे फ्रूट्स लिए थे, बहुत सारी सब्जियां ली थी, तो फ्रूट्स और सब्जियां क्या कहलाएंगे, इसकी घटक कहलाएंगी, कंपोनेंट्स कहलाएंगे। आप समझ गए, मतलब फैले रहते हैं, आप उसमें डिफरेंस नहीं कर सकते। जैसे आप जैसे इस जूस में नहीं बता सकते कि कहां पर संतरा है, कहां पे मौसम्बी है, कहां पे केला है, कहां पे खीरा है, कहां पे जो भी चीजें आप कहेंगे, मतलब आप एक जैसा मांग के चलते हैं। दूसरा, आप इनको यहां के आंखों से या माइक्रोस्कोप से भी अलग नहीं कर सकते। जैसे मैंने क्या बताया कि मान लीजिए जूस है, आप जूस में ये नहीं बता सकते ना कि कहां पर संतरा है, कहां पे नींबू है, कहां पे खीरा है, कहां पे तरबूज है, कहां पे टमाटर है, कहां पे हमारे पास में अनार है। मतलब देखने में पूरा का पूरा जो जूस होता है देखने में एक जैसा लगता है, आप इसको अलग नहीं कर सकते, है ना। दूसरा क्या, देखो क्या कहा जा रहा है साथियों, कि सारे के सारे मिश्रण की जो संरचना होती है और जो प्रॉपर्टीज होती है एक जैसी होती है। मतलब हमें पूरा का पूरा जो जूस होगा वो एक जैसा दिखाई देगा, इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इसकी हर प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है। बोलो हाँ,
कंफर्म है सारी बातें। तो वही ऐसा जो मिश्रण बनता है जिसमें उसके पदार्थों को, मतलब उसके जो अवयव होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको अलग नहीं कर सकते, ऐसे हम यहाँ पे मिश्रण को क्या बोलते हैं साथियों? समांगी मिश्रण बोलते हैं। क्या छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया? इसी तरह का एक उदाहरण मिलता है जिसे बोलते हैं पानी और नमक। जैसे नमक और पानी को मिला दोगे तो नमक और पानी इस तरह से मिल जाते हैं, इस तरह से मिल जाते हैं कि आप इनको अलग नहीं कर सकते। क्या ये पॉसिबल है कि आप यहां पे नमक और पानी को अलग कर दोगे? पॉसिबल है आपके लिए? प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आपने नमक को पानी में मिला दिया बढ़िया तरीके से, अब आप कहो कि यहां पे पानी की मात्रा ज्यादा है, यहां पे नमक की मात्रा ज्यादा है, ऐसा नहीं बोल सकते ना हम लोग, हम नहीं बोल सकते। तो ये जो हमारे पास में मिश्रण बना है, इसी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं साथियों? समांगी मिश्रण के नाम से भी जानते हैं। क्या ये छोटा सा कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो गया कि यहां पे बनने वाला ये जो मिश्रण है इसे क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण, यानी कि होमोजेनियस मिश्रण के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से ये छोटा सा कंसेप्ट मैंने समझा दिया। अब इसके बहुत एग्जाम्पल बनेंगे। देखो, जैसे मैं बात करूं यहां पे दूध और पानी के बारे में, है ना, तो दूध और पानी का देखिए जो मिश्रण है जिसे बोलते हैं दूध और पानी, तो यहां पे दूध और पानी का जो मिश्रण बनेगा जिसे बोलते हैं मिल्क एंड वाटर, तो ये भी हमारे पास में कैसा मिश्रण होता है? होमोजीनस होता है। होमोजीनस कैसा भी है? मतलब समांगी है। आप दूध और पानी को मिलाओगे तो दूध और पानी को मिलाने पे हम नहीं बता सकते ना कि कहां पर दूध है कहां पर पानी है। आपके अंदर ही क्षमता नहीं कि तब दूध का दूध पानी का पानी कर दोगे, ये क्षमता आपके अंदर नहीं होती। एक यहाँ पे पक्षी होता है सारस या बगुला कह दीजिए, तो वैसे दो पक्षी हैं सारस और बगुला, तो उनमें ये क्षमता होती है। जो सारस होता है साथियों, सारस जो होता है उसमें क्षमता होती है वो दूध का दूध पानी का पानी कर सकता है। यस, हमारी हमारी प्रकृति में ना हर चीज पॉसिबल है। ठीक है, सारस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं देख लेना, मुझे हिंदी में याद है, मुझे इंग्लिश में याद नहीं है। वैसे अब तक पूछेंगे बताओ कि दूध होता क्या है साथियों, तो दूध यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे क्या है साथियों? कोलाइडल है। क्या है ये? कोलाइडल है। लेकिन 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 देखने में कैसा लगता है? यहाँ पे समांगी लगता है। अभी मैं समझाऊंगा कि कोलाइडल का मतलब क्या होता है, हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, डोंट वरी। इसी प्रकार से मान लीजिए पानी नमक है, चीनी नमक है, आपने दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने पर यहाँ पे सॉल्यूशन जो बनेगा तो वो कैसा सॉल्यूशन होता है? हमारे पास में समांगी होता है ना, जिसे बोलते हैं होमोजीनियस होता है। अच्छा, एग्जांपल और देखो कि होमोजीनियस को बहुत अलग तरीकों से अलग किया भी जा सकता है। जैसे कि आपने कभी कोको कोला पिया? सर रोज पीते हैं, हमारा तो मन ही करता है कोको कोला, हम तो कोको कोला पे निर्भर करते हैं, हम पानी थोड़ी पीते हैं, हम तो कोको कोला पीते हैं। मैं आपको चीज बता दूं, सुनो ध्यान से, मतलब हो सकता है कि इसके बाद तुम जिंदगी में कभी कोको कोला पियोगे नहीं, सुनना चाहोगे तो सुनो ध्यान से। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, वो ये है, यदि आप अकेले रहते हैं या घर में कभी रहते हैं और मान लीजिए घर में आपकी जो वॉशरूम है या बाथरूम है या फिर लेटरिन जो होती है जिसको हम यहाँ पे पू रूम बोलते हैं, वो बहुत गंदी पड़ी है और आपके पास में कोई क्लीनर नहीं है, क्लीनर मतलब जिससे आप लेटरिन को या बाथरूम को साफ कर सके, तो चुपके से काम करना, बाहर जाना मार्केट में, वहां पे कोको कोला को या फिर पेप्सी को, थम्स अप को, स्प्राइट को, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है उनको लेके आना। आप एक काम करना चाहते हो, उन कोल्ड ड्रिंक्स को थोड़ी देर के लिए उन जो कबोर्ड होता है ना जिसपे तुम लोग हल्के होते रहते हो उस पर छिड़क देना और कुछ समय के बाद लौट के आना। लिटरली बता रहा हूं साथियों, ऐसा चमकेगा जैसे स्टार्टिंग में नया नया लेके आए हो। मतलब इसके अंदर यहाँ पे इस प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है और तुम वही गटागट 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 तरीके से पी लेते हो। जो सोचो तुम्हारे हगने वाली जगह का ये हाल कर देता, तुम्हारा क्या हाल करेगा? तो पी लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ शुगर होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको शुगर मिलेगी। अगर आप ज्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो ये आपकी ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल होता है ना उसको बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ा देता है, जिससे हमारे शरीर में इंसुलिन की दिक्कत हो जाती है कभी कभी। खैर मैं उस पर बात नहीं कर रहा। अब देखो, अगर आपने कोको कोला पिया है तो कोको कोला साथियों ऊपर से नीचे देखने तक एक जैसा लगता है? ऐसा तो नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पे कोको कोला ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ऊपर से नीचे देखने में एक जैसा लगता है? बोलो हाँ। आप कोको कोला को जो पीते हैं तो टेस्ट भी एक जैसा आता है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो टेस्ट मिलता है वो कैसे मिलता है? एक जैसा मिलता है। इसका मतलब है कि ये कैसा मिश्रण है भैया हमारे पास में? ये समांगी है। कैसा है? समांगी मिश्रण है। समांगी मतलब इट इज अ होमोजीनस। कैसा है? होमोजीनस है। अब ये बताओ कि अगर मैं इसे छान दूं, अगर मान लो कि मैंने छलनी ले ली छलनी जिससे हम दूध को साफ करते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे छलनी से छानना शुरू कर दिया तो क्या कोको कोला को अलग कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरा कहने का यह है साथियों कि आप जब भी किसी समांगी मिश्रण की बात करते हैं तो समांगी मिश्रण को आप कभी भी यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, मतलब कभी भी इसको आप यहाँ पे छान के अलग नहीं कर सकते। मतलब जो भौतिक तरीके होते हैं, जो फिजिकल तरीका होता है जिसे बोलते हैं छानना, सुखाना, इसके बेसिस पे इसको अलग नहीं कर सकते। तो इसको अलग कैसे करते हैं?
तो इसको साथियों हमेशा अलग किया जाता है किसके थ्रू, यहां पे केमिकल प्रोसेस के थ्रू, रासायनिक विधि के थ्रू। तो आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट बता दूं कि आप हमेशा इसे रासायनिक विधि के थ्रू यानी कि केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही शुद्ध कर सकते हैं। ये कभी भी यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू यहां पे शुद्ध नहीं हो सकती। ये बात, इतनी बात क्लियर हो गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ कि हम जब किसी भी यहां पे पदार्थ की बात करते हैं, किसी भी हम यहां पे कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, तो क्या कभी कोई कोल्ड ड्रिंक यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा, क्या भौतिक क्रियाओं के द्वारा इनको अलग किया जा सकता है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ यहां पे रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ही अलग किया जा सकता है। क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा बाबू, पहले बता रहा हूं, ठीक है? अब जरा समझो ध्यान से, ठीक है? ये बात यहां पे क्लियर होगी। अब देखो ध्यान से समझना, छोटी सी बात कि हमने ये समझना कि इन्हें केमिकल प्रॉपर्टी से अलग कर सकते हैं। अब अलग कैसे कर सकते हैं? एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि आपने कोका कोला में दूध डाल दिया। सुनो, आपने कोई यहां पे कोल्ड ड्रिंक ली, आपने जैसे ही यहां पे कोल्ड ड्रिंक में साथ दूध डाल दिया, तो कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो फट जाती है, मतलब हमारी जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो अलग हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी? एग्जांपल देखो, आपने कोल्ड ड्रिंक ली, इसमें जैसे दूध डाला और आपने इसे घुमाना शुरू कर दिया, हिलाना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद आप देखोगे साथियों कि कुछ समय के बाद यहां पे कोका कोला में जो पाए जाने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो नीचे दबना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद होगा ये कि पानी पानी अलग है और नीचे देखो साथियों जो कोका कोला का जो रखा हुआ है वो नीचे दब जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग हो चुके हैं। ये कैसे हुए हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी से, केमिकल प्रॉपर्टी से? तो आंसर है केमिकल प्रॉपर्टी से। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि समांगी मिश्रण को किस तरीकों से अलग किया जा सकता है? तो आंसर है यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा, यानी कि हम रासायनिक विधियों के द्वारा इसे अलग कर सकते हैं। क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है? आप घर में एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, मैं बता दूं, ठीक है? अगर आप कभी किसी भी कोल्ड ड्रिंक के अंदर साथ तो यहां पे थोड़ा बहुत दूध डाल दोगे ना, तो फील करोगे कि उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर सिर्फ और सिर्फ शुगर है। ये जो यहां पे नीचे बैठ गई है ना, ये हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ यहां पे शुगर है, और ये शुगर इतनी ज्यादा होती है कि आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है, बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है। ठीक है, आप समझ गए हमारे पास में कौन सा था? ये था हमारे पास में होमोजीनस के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? असमांगी मिश्रण के बारे में, जिसे बोलते हैं हेट्रोजीनस मिश्रण। तो मेरे ख्याल से आपको होमोजीनस तो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। कौन दिक्कत तो नहीं है किसी को? बताओ जल्दी से सबके सब कमेंट के अंदर, सिर्फ जो पूछ रहा हूं वही कमेंट करना। बच्चों की शिकायतें ही कम नहीं होती हैं, उनके लिए तो गर्दन काट दोगे तो भी कम पड़ेगा यार। नालायक को जो पूछ रहा हूं वो बताओ कि ये जो मैंने कंसेप्ट समझाया, ये कंसेप्ट तुम्हें चमका के नहीं चमका, ये फेंक के मारो तुम्हें? बताओ जल्दी से। बच्चा मेरे से बोला सर आईफोन में ऐप नहीं है। बेटा तू आईफोन चला रहा है, तुझे पढ़ने की क्या जरूरत है यार? मतलब तेरी तो नौकरी लगने से पहले तेरे पास आईफोन है। मतलब देख लो टशन, देख लो टशन। बच्चा स्टार्टिंग में बता रहा था कि आईफोन में क्या आपकी एप्लीकेशन चलती है? अबे नालायक को, आईफोन वालों। चलो आगे चले। बेटा एक मिनट बस, ठीक है? मैं थोड़े कमेंट्स से देख रहा हूँ कि क्या थोड़े से ना ये आधे हो रहे हैं कमेंट्स। चलो आगे चले। देखो अब हमारे पास में यहां पे दिया गया है कौन सा? देखो हेट्रोजिनस मिश्रण, जिसे बोलते हैं असमांगी मिश्रण। अब असमांगी मिश्रण को आप जरा लॉजिकली समझो कि असमांगी होता क्या है। देखो असमांगी का मतलब क्या है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं, आप यहां पे समझ जाओगे। बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूं, देखो ध्यान से। आपने जैसे बहुत सारे मिश्रण देखे होंगे, और ऐसे मिश्रण जिसमें हम उनके पदार्थों को, उनके कंपोनेंट्स को बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे भैया मैं समझा दो, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे मिक्स वेज की सब्जी बनाने वाले थे, मिक्स वेज की सब्जी जिसमें मटर भी है, शिमला मिर्च भी है, मक्का भी है, गाजर भी है, और भी बहुत सारी सब्जियां, पत्ता गोभी भी है मान लीजिए।
अब आपके मन में आया कि नहीं यार, आज मिक्स वेज नहीं बनाते, आज हम सिर्फ मटर मटर की सब्जी बना लेते हैं। तो आप क्या करते हैं साथियों कि अभी यहाँ पे सब्जियां मिक्स हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन क्या करोगे साथियों कि आप बड़ी आसानी से सारी की सारी मटर को बड़ी आसानी से अलग कर दोगे। ये पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है ना। मतलब आपने क्या किया, इसके अंदर से मटर मटर को अलग कर दिया। तो ये हम क्या करते हैं साथियों, ऐसा मिश्रण, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर से उसके कंपोनेंट्स को, उसके यहाँ पे कंपोनेंट्स मतलब उसके जो अवयव होते हैं जिससे वो बना होता है, उसको अलग कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं असमांगी मिश्रण। जैसे एग्जांपल देखो, आपके पास सलाद है ये। अब इस सलाद के अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स हैं, इसमें पनीर भी है, पत्ता गोभी भी है, टमाटर भी है, खीरा भी है, ऑलिव भी है। भैया ऑलिव डला हुआ है, मतलब महंगा वाला सलाद है। मतलब तुम लोग खा रहे हो भैया, सिंपल सी बात है, हम तो नहीं खा पाते, गरीब इंसान है। तुम लोग ऑलिव ऑलिव खा रहे हो, तो ऑलिव तो भैया बहुत महंगी चीज होती है। तो ऑलिव है, ये सब डला हुआ है इसके अंदर, टोफी डला हुआ है भाई साहब। अब मान लीजिए इसमें प्याज भी होगी। अब मान लो कि मैं एक गरीब इंसान, मैंने बोला कि मुझे तो सिर्फ ऑलिव ऑलिव खाने हैं। तो मैंने क्या किया, थोड़ी बहुत उंगली उंगली मारी और इसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑलिव निकाल के खा गया। ये पॉसिबल है मेरे लिए? बिल्कुल पॉसिबल है भैया। आपने क्या किया, इस मिक्सचर के अंदर से सिर्फ और सिर्फ क्या किया, ऑलिव ऑलिव खा लिए। ये जो काले काले तुम्हें गुलाब जामुन नजर आ रहे हैं ना, इसको हम ऑलिव बोलते हैं। ऑलिव मतलब जो महंगी महंगी फलों में डलने वाले, महंगी महंगी सब्जियों में डलने वाले पदार्थ होते हैं। अगर आप कभी पिज्जा विज्जा खाते होंगे बाहर, या आप किसी महिला मित्र के साथ बाहर जाएंगे, उनको शौक होते हैं कि सर आई वांट ऑलिव पेस्टो पास्ता, चलो, तो इस तरह से खा लिए। तो मतलब आप क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इस मिश्रण में से इसके पदार्थों को अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को सिर्फ टमाटर खाने हैं, तो बड़ी आसानी से टमाटर को अलग कर सकता है। लेकिन वो किस में पॉसिबल नहीं था, वो समांगी मिश्रण में पॉसिबल नहीं था। मैं बोलूं कि भैया मुझे इस जूस में से सिर्फ और सिर्फ अनार पीना है, पॉसिबल था? ये नहीं पॉसिबल था। आप बोलते भैया मुझे इस जूस में से सिर्फ और सिर्फ संतरा संतरा पीना है, बाकी हटा दो, पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। तो ये चीज समझ गए ना आप लोग जो मैं कह रहा हूं? कंफर्म है सारी बातें? इसी तरह से मान लो फॉर एग्जांपल कि आपके सामने नमकीन आ गई, नमकीन मान लो अच्छी वाली नमकीन आ गई है, या मान लो कि आपके पास में मिक्स यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की सैलेड आ गई। आपने कहा भैया मैं तो सिर्फ और सिर्फ बादाम बादाम खाऊंगा, तो आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ बादाम बादाम खा लिए, काजू काजू खा लिए, बाकी सब छोड़ दिए। तो ये पॉसिबल है ना मान ली? बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, असमांगी मिश्रण बोलते हैं। इस बात को जरा समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो असमांगी मिश्रण की प्रॉपर्टीज क्या होती है बालक, सुनो ध्यान से। पहली प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो घटक होते हैं वो समान रूप से मिश्रित नहीं होते। क्या इसमें घटकों को, क्या इसमें कंपोनेंट्स को क्या इसमें घटक को, क्या इसमें कंपोनेंट्स को प्रॉपर तरीके से मिलाया जा सकता है? नहीं भैया, प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते हैं। दूसरा, इनको यहां पे भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है। अब एक एग्जांपल बताओ, जैसे मैंने मटर है, तो मटर को अलग करने के लिए मैंने क्या इसमें किसी प्रकार से केमिकल रिएक्शन करवाई? नहीं, मैंने सिंपल सिंपल अपने हाथों से इसे अलग कर दिया। आप समझ गए? मैंने इसमें से टमाटर टमाटर अलग करने के लिए क्या इस पर किसी प्रकार से रासायनिक क्रिया की है? नहीं की है। बड़ी आसानी से हाथों से अलग कर दिया। इसे बोलते हैं भौतिक क्रिया, मतलब बिना किसी रासायनिक क्रिया के, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के आप चीजों को अलग कर सकते हैं। समझ गए छोटी सी बात? चलो, मतलब इन्हें यहाँ पे भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है, इन्हें यहाँ पे फिजिकल रूप में ही अलग किया जा सकता है। इनके कंपोनेंट्स को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। मैं अगर मान लो कि मिश्रण है हमारे पास में, तो मैं बता सकता हूं ना कि इस सलाद के अंदर कितनी प्याज है, कितना टमाटर है, कितना खीरा है, कितने ऑलिव है, कितने पनीर है, कितने टोफू है। तो मतलब इनके अवयव को, इनके पदार्थ को मैं बड़ी आसानी से देख भी सकता हूं और अलग भी कर सकता हूं। तो ऐसे जो हमारे पास मिश्रण बनते हैं, ऐसे मिश्रण को साथियों क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं असमांगी मिश्रण। क्लियर सारी बातें? बोलो हाँ या ना। तो ये हमारे पास में जो मिक्सचर बना है, इसे क्या बोलते हैं, होमोजीनस या हेटेरोजीनस? इसे बोलते हैं हेटेरोजीनस। तो मेरे ख्याल से आपको होमोजीनस में, हेटेरोजीनस में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका होगा। एग्जांपल देखो देखो, जैसे मैं पूछा आपसे, बताओ कि ये हमारे पास में चॉकलेट है, ये कुकी है, कुकी, कुकी मतलब बिस्किट, और हिंदी में कहूं तो बिस्कुट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो बिस्कुट हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर आप यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो तुम्हारे लिए बिस्किट हो जाएगी। और तुम अगर मान लो अपर क्लास फैमिली से आते हो, बहुत ही हाइट लोग हो, अंबानी टाइप के लोग हो, तो तुम्हारी बन जाएगा कुकी। क्या? जैसे तुम्हारी कोई महिला मित्र हो, वो इसको कुकी बोली, कुकी। तो इस कुकी के अंदर यहाँ पे देखो बहुत सारी छोटी छोटी चॉकलेट मिलेंगी। आप बड़ी आसानी से इस चॉकलेट्स को इनमें से अलग कर सकते हैं। आप समझ गए? तो ये जो कुकी और ये जो चॉकलेट का मिश्रण है, ये कैसा मिश्रण है? ये असमांगी मिश्रण है। आप इनको बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं। इसी तरह से पिज्जा है,
इस पिज्जा के अंदर आप देखो भैया, यहाँ पे बेसिल लीफ डली हुई है, बेसिल की पत्तियां हैं। ये बेसिल की पत्तियां जो होती है वो महंगे महंगे लोग खाते हैं। हम लोग तो खाते हैं सिंपल वाला पिज्जा, 100 रुपए वाला पिज्जा, है ना। ये जो तुम्हारे पास कोई भी टॉपिंग हो सकती है, तो आप बड़ी आसानी से इनके अवयव को, इनके यहाँ पे कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में किसके उदाहरण है, तो ये हमारे पास में असमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, जैसे आपसे पूछे बताओ कि पानी और मिट्टी का मिश्रण कैसा होगा, तो पानी और मिट्टी के मिश्रण को साथियों असमांगी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए पानी और मिट्टी को मिला दिया, तो पहली बात तो पानी मिट्टी प्रॉपर तरीके से मिलते नहीं हम, और अगर पानी मिट्टी को हमने मिला भी दिया तो कुछ समय के बाद इसको स्थिर रखने पर, स्टेबल रखने पर, अगर पानी और मिट्टी के मिश्रण को, घोल को मैंने कुछ समय के लिए स्थायी रख दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा साथियों, कुछ समय के बाद जो पानी, जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी, और हम बड़ी आसानी से इसके मिश्रण में से इसके पदार्थों को अलग कर सकते हैं। जैसे पानी और यहाँ पे तेल का मिश्रण है, तो पानी और तेल आपस में कभी मिक्स ही नहीं होते हैं। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं, कि पानी और जो तेल होते हैं वो कभी आपस में क्या नहीं होते साथियों, मिक्स नहीं होते। इस बात को जरा समझो कि पानी और जो तेल होते हैं वो कभी भी आपस में क्या नहीं होते साथियों, मिक्स नहीं होते। अब जैसे मिक्स करने की कोशिश करोगे तो होगा क्या साथियों, होगा ये कि यहाँ पे तेल तेल ऊपर रह जाएगा और पानी पानी कहां रह जाएगा साथियों, नीचे रह जाएगा। तो देखो तेल तेल कहां पर है, तेल तेल हमारे पास में ऊपर है, देखो तेल तेल हमारे पास में ऊपर है, और पानी पानी कहां पे, देखो पानी पानी कहां पे, देखो पानी पानी नीचे की तरफ है। तो तेल तेल ऊपर है, पानी पानी नीचे है। तो तेल तेल ऊपर है, पानी पानी नीचे है, इसका मतलब है कि आप इनको बड़ी आसानी से अलग नहीं कर सकते। इस बात को जरा समझो, है कि नहीं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट मैंने समझा दिया। आप क्या करेंगे, इनको अलग कर देंगे। अब मैं वही बता रहा हूं कि इनको अलग कैसे किया जा सकता है, उसी को लेकर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें। तो उसी को लेकर हम बात करते हैं कि इनको अलग करने की विधि क्या होती है। मतलब आपसे पूछेंगे कि मिश्रण के घटकों को अलग करने की विधि क्या होती है। और सुन लो, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ना बालक, ये पॉइंट हमारे लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से देखे जाएंगे। आप समझ गए, मतलब हमारे पास में हम मिश्रण में से उनके पदार्थों को, मिश्रण में से उनके अवयव को किस प्रकार से अलग करते हैं, इसके लिए साथियों यहां पे तरीका होता है जिसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। मतलब कि मिश्रण में से इनके घटकों को अलग करने की जो तरीके होते हैं। अब यहाँ पे तरीके बहुत सारे हैं, जिसमें हमारे पास में कौन कौन से तरीके होंगे। देखो, पहला तरीका है जिसे बोलते हैं वाष्पीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं एवोपरेशन। दूसरा होता है साथियों अपकेंद्रण, जिसे बोलते हैं सेंट्रिफ्यूगेशन। तीसरा होता है यहाँ पे सेपरेशन, जिसे पृथक्करण कहा जाता है। चौथा हमारे पास में ऊर्ध्वपातन है, सब्लिमेशन है। पांचवा हमारे पास में क्रोमेटोग्राफी होती है। छठवा हमारे पास में आसवन विधि होती है। और सातवीं साथियों हमारे पास में क्रिस्टलीकरण विधि है, जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे पास में विधि होती है, ये हमारे पास में तरीके होते हैं, और इन तरीकों के माध्यम से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको अलग कर देते हैं। किसको अलग करते हैं, हम यहाँ पे इनके पदार्थों को बड़ी आसानी से अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हमें यहाँ पे थोड़ी से समझने पड़ेंगे। आइए मैं एक एक करके आपको सारी सारी तरीकों के बारे में समझाता हूं। एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम जरा देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में होता है वाष्पीकरण, जिसे बोलते हैं एवोपरेशन। सुनना, बहुत प्यारा कंसेप्ट। देखो देखो, मान लो कि हम वाष्पीकरण का यूज कहां पे करेंगे, वाष्पीकरण कहां पे यूज की जाती है। तो वाष्पीकरण साथियों यूज वहां पे की जाती है जहां पे एक पदार्थ जो होता है वो लिक्विड होता है। समझ गए छोटी सी बात को, क्योंकि आप जानते हैं कि वाष्पीकरण का यूज कहां पे करेंगे, सॉलिड में, लिक्विड में। तो भैया इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां पे एक पदार्थ कैसा होता है, लिक्विड होता है। कैसा होता है, लिक्विड होता है। मतलब एक पदार्थ यहाँ पे किस अवस्था में होता है, द्रव की अवस्था में होता है। आप जैसे ही गर्म करोगे तो एक गैस बन के उड़ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो बनता है कि इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं। तो इस विधि के द्वारा जो द्रवी पदार्थ होता है, जो लिक्विड पदार्थ होता है, उसको गर्म करके वाष्पीकृत कर दिया जाता है, और इस तरह से हमारे पास में जो बचा हुआ पदार्थ होता है वो शुद्ध हो जाता है। उसमें से बड़ी आसानी से इसको अलग कर देंगे। ठीक है, इसको जरा समझना। एग्जाम्पल क्या भैया, जैसे समुद्र के जल से हम नमक को प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है साथियों कि जल में से यहाँ पे काले रंग की स्याही को अलग करने के लिए। अब ये मेरे को समझा दो भैया, दोनों के दोनों चीजें समझा दो, मैं समझना चाहता हूं। देखो, जैसे आप यहां पे समझना बहुत ही बड़े तरीके से, हमें पानी में से नमक को अलग करना है। कैसे अलग करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया साथियों, समुद्र के पानी को मैंने इकट्ठा कर लिया इस प्रकार से छोटे छोटे तालाबों के अंदर। मैंने क्या किया कि समुद्र का पानी लिया और समुद्र के पानी को यहाँ पे एक छोटे छोटे तालाब थे जिनमें इनको पैक कर दिया। ये पानी ना बाहर जा पा रहा है ना अंदर जा पा रहा है। अब क्योंकि ये पानी में नमक की मात्रा ऑलरेडी है कि नहीं,
अब धीरे धीरे क्या होगा साथियों, गर्मी पड़ेगी। गर्मी पड़ेगी तो ये जो पानी होता है वो भाप बन के उड़ जाएगा, जिसे बोलते हैं एवोपरेशन, वाष्पीकरण हो जाएगा। अब जब पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा तो पानी में जो रहने वाला नमक है वो तो उड़ नहीं पाएगा, वो नीचे जमा हो जाएगा। तो जैसे जैसे सारा का सारा पानी उड़ जाएगा तो क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नमक रह जाएगा। और इस तरह से नमक को बड़ी आसानी से पानी से अलग कर लिया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि हमारे समुद्री क्षेत्र में नमक का जो उत्पादन होता है वो कैसे होता है, इसी वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि दांडी यात्रा जो की थी महात्मा गांधी जी ने, और महात्मा गांधी जी ने साथियों नमक को बनाकर यहाँ पे नमक सत्याग्रह किया था। याद है कि भूल के तुम हिस्ट्री में पढ़ा होगा सबने। हाँ, अगर गांधी जी को साइंस नहीं आती तो वो कभी भी नमक नहीं बना पाते, और नमक नहीं बना पाते तो कभी भी साथियों जो दांडी यात्रा है वो सफल नहीं हो पाती। समझ गए छोटी सी बात। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां पे किस विधि का इस्तेमाल किया होगा। तो वहां पर गांधी जी के द्वारा साथियों किस विधि का इस्तेमाल किया गया, तो वहां पे विधि बनाई गई कौन सी हमारे पास में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास आंसर बनेगा साथियों कौन सी, वाष्पीकरण। कंफर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो जल्दी से सबके सब। तो यहां पे वाष्पीकरण की विधि के द्वारा इसका इस्तेमाल है जो किया गया। दूसरा एग्जांपल देखो जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया। क्या एनसीईआरटी में दिया गया कि हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड, यहां पे कंपोनेंट ड्राइव फ्रॉम द ब्लू इंक, ये पूछी गई हमसे एग्जामिनेशन में। देखो क्या कहा गया जरा समझो, कि मान लीजिए कि हमारे पास पानी है और पानी के अंदर इंक भरी पड़ी है। अब आपसे पूछेंगे पानी में इंक है, देखो पानी है और पानी के अंदर यहां पे इंक हमारे पास कैसी, देखो मिक्स है। अब पानी में से हमें इंक को अलग करना है, कैसे अलग करेंगे। देखो पानी जो होता है साथियों वो जल्दी यहां पे भाप बन जाएगा, जरा समझना ध्यान से। जो पानी होता है वो जल्दी यहां पे भाप बन जाएगा, मतलब आप जैसे ही पानी को गर्म करोगे तो पानी यहां पे भाप बन के उड़ जाएगा, जिसे बोलते हैं एवोपरेट हो जाएगा। और जो इंक होती है वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, अलग हो जाएगी। क्लियर सारी बातें। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ कि अगर पानी में इंक मिली हुई है और उसको मैं अलग करना है तो कैसे अलग करेंगे। मैं समझा नहीं, मतलब ये तुमने क्या कहा भैया कि पीपीटी में ऐसा लग रहा है जैसे आप वही वही हो मतलब। अच्छा, मतलब इस इमेज में ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे वहीं पे खड़ा हूं। अच्छा, इस इमेज में लग रहा होगा ना कि जैसे मैं वहीं पे खड़ा हुआ हूं। अच्छा अच्छा बेटा, पीपीटीज मैंने बनाई है सारी सारी। तो ये क्या है ना, मेरे मेरे इशारों पे नाचती है। एक्चुअली में होता क्या है कि आप में से कुछ बच्चे बोलते हैं भैया हाथ से लिख के पढ़ा दो। देखो होता क्या साथियों, मैं पढ़ा सकता हूं, हाथ से लिख के पढ़ा सकता हूं, लेकिन समय ज्यादा जाएगा। और मेरा मानना यह है कि मैं आपको समझाने पे ज्यादा फोकस करूं तो यहां से ना समझाना थोड़ा सा आसान हो जाता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इतना लंबा सिलेबस है हमारे पास में, ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हारा साथ जल्दी छोड़ दूंगा। पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो, पहले कोर्स कंप्लीट कर लो, है ना। कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे देखो। तो मैंने क्या बताया साथियों, पानी में से अगर इंक को अलग करना होता है तो पानी को हमने क्या कर दिया, गर्म करना शुरू कर दिया। अब होगा क्या, देखो पानी यहाँ पे गर्म होगा, भाप बन के उड़ जाएगा, अंदर अंदर क्या रह जाएगी, इंक इंक रह जाएगी। और फिर आप उस इंक को बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, बताओ कि पानी में से इंक को अलग कैसे कर सकते हैं, हाउ डू वी सेपरेट द इंक फ्रॉम द वाटर। तो यहां पे देखो दिया गया है साथियों कि इंक इज अ मिक्सचर ऑफ द डाई। यहां पे जो इंक होती है किसका मिक्सचर होती है, डाई का मिक्सचर होती है। अगर पानी के अंदर साथियों उसको सेपरेट करना है तो आपने पानी को गर्म कर दिया। क्लियर सारी बातें। अब क्योंकि हम जब बात करते हैं साथियों इसको अलग कैसे कर सकते हैं, इसको अलग किया जा सकता है एवोपरेशन के माध्यम से, यानी कि वाष्पीकरण के माध्यम से। वाष्पीकरण मतलब आप जैसे ही यहां पे पानी को गर्म करोगे तो पानी जल्दी भाप बनेगा, क्योंकि वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का बेटा मतलब होता है कि जल्दी से यहां पे बंद टूटने वाला, ठीक है। लेकिन इंक जल्दी से टूटती नहीं है तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा और इंक इंक जो है वो रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अलग किया जा सकता है। किस तरीकों से, तो आंसर है एवोपरेशन के तरीके से। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है बालक, ठीक है, गलतियां मत करना, पहले बता रहा हूं। चलो दूसरा तरीका देखो क्या है हमारे पास में। दूसरा तरीका होता है जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसे बोलते हैं अपकेंद्रण विधि। अब ये अपकेंद्रण विधि क्या होती है, जरा देखो ध्यान से। आपको बताऊं साथियों कि जब भी यहां पे सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन मतलब कैसा, कि जब भी यहां पे वृत्ताकार गति होती है, तो जब भी यहां पे कैसा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, इसको साथियों हिंदी में कहते हैं वृत्ताकार गति। क्या बोलते हैं, वृत्ताकार गति बोलते हैं, ठीक है। जब भी कोई चीज सिंपल भाषा में कहो तो गोल गोल घूमती है। तो जब भी हम किसी चीज को गोल गोल घुमाते हैं तो गोल गोल घुमाते समय उस पर दो तरह के बल लगते हैं। एक लगता है अंदर की तरफ, एक लगता है बाहर की तरफ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि यहां पे दो बल लग रहे हैं साथियों, तो एक बल कहां लगता है, बाहर की तरफ, एक कहां पे लगता है, अंदर की तरफ।
तो जब यहां पे कोई वस्तु गोल गोल घूमती है और उस पे बाहर की तरफ बल लगता है, मतलब वो वस्तु कहां जाए, बाहर की तरफ जाए, ठीक है, बाहर की तरफ जाए, तो उसे साथियों हम क्या बोलते हैं, यहां पे सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, जिसे बोलते हैं अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल मतलब बाहर की तरफ लगने वाला बल। और जब यहां पे किसी वस्तु को घुमा घुमा के उस पर लगने वाला बल अंदर की तरफ होता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल का बेटा मतलब होता है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल मतलब यहां पे अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री मतलब अंदर की तरफ लगने वाला बल। तो एक होता है हमारे पास में अपकेंद्री बल और एक होता है साथियों हमारे पास में अभिकेंद्री बल। अभी मतलब अंदर की तरफ लगने वाला बल, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया कि हम यहां पे किसके तरीके से अलग कर सकते हैं, तो हम यहां पे अलग कर सकते हैं अपकेंद्रण विधि के माध्यम से। एक बच्चा यहां पे कमेंट कर रहा है मुझसे कि सर आप समझ में नहीं आ रहा, आप सुनते नहीं हो। अच्छा, क्या समझ में नहीं आ रहा, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में नहीं आ रहा, या तुम्हें कैसे पढ़ना है ये समझ में नहीं आ रहा? और बाकी लोग भी जरा कमेंट करके बता दो जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर। हाँ बेटा, क्या समझ में नहीं आ रहा? अगर तुम पहली बार इस क्लास में आए हो तो दिक्कत वाली बात है, अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी तो, है ना, बताओ जल्दी से क्या दिक्कत है, बताओ जल्दी से, अरे बताओ ना बाबू, जल्दी बताओ, अरे बोल ना, क्या समझ में नहीं आ रहा? ये ले, बोल ही नहीं रहा अभी तक, अरे बोल ना बाबू। अरे बोल तो जल्दी से, जब मतलब बाकी सबके कमेंट आ गए, बस इसका कमेंट नहीं है अभी तक। ये लो, सबके कमेंट आ रहे, बस इसका कमेंट नहीं आ रहा है कि जिसने कहा कि सर समझ में नहीं आ रहा है। सर लिखने का टाइम तो दिया करो बेटा, लिखने का टाइम जो होता है तुम बाद में ले लिया करो बहुत बढ़िया तरीके से, मैंने आपको हर एक चीज दे दी है। देखो भाग्य वो कमेंट करके, मतलब समझ रहे हो, जिसने कमेंट किया कि समझ में नहीं आ रहा है उसने कमेंट नहीं किया, बाकी सबने कमेंट कर दिया अब तक, नालायक को। अब चलो, हाँ तो हम लोग कहां पे थे, देखो ध्यान से। तो आपको बताऊं कि जब हम किसी वस्तु को जोर जोर से घुमाते हैं तो उस पर दो तरह के बल लगते हैं, एक होता है बाहर की तरफ, एक होता है अंदर की तरफ। अब आपके मन में क्वेश्चन बनता है कि सर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम देखिए साथियों बात कर रहे हैं अपकेंद्रण विधि के बारे में, जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मेथड। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, सुनो ध्यान से। आप जब यहां पे किसी चीज को घुमाओ तो उस पर लगता है कैसा बल, बाहर की तरफ बल। अब बाहर की तरफ जब बल लगता है ना तो बड़ी आसानी से चीजें जो होती है वो अलग अलग हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल समझो ध्यान से कि एक ऐसी विधि होती है जिसपे अपकेंद्री यंत्र के द्वारा, मतलब एक ऐसी मशीन जो बड़ी स्पीड से घूमती है और बड़ी स्पीड से घूमने के बाद यहां पे कैसा बल लगाती है, अंदर की तरफ लगाती है, बाहर की तरफ लगाती है। तो यहां पे साथियों जो बल लगता है वो कहां लगता है, बाहर की तरफ लगता है। जरा आपको मैं एनिमेशन के थ्रू बता देता हूं, टेंशन ना लो, देखो ध्यान से। कुछ चीजें तो एनिमेशन से भी पढ़ोगे ना हम लोग, तो देखो आप यहां पे कुछ चीजों को एनिमेशन के थ्रू समझो ध्यान से। एक मिनट बाबू, बस खत्म हो जाएगा। देखो, तो हमारे पास में एक विधि होती है जिसे बोलते हैं अपकेंद्र विधि। ओके, आ जाओ जल्दी से। देखो, आपने नोटिस किया होगा कि आप कभी कभी ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तो जब ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो होता क्या है कि खून वाला ना हमारा खून निकालता है, और खून निकालने के बाद वो उस मशीन में एक उस ब्लड के सैंपल को ना इस प्रकार की मशीन में रखता है। आप जैसे इस मशीन को देखोगे, इस मशीन को इस प्रकार से घुमाया जाता है। इसमें होता है साथियों कि जब ये घुमाते हैं ना, इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स अलग अलग हो जाती है। मतलब आप जब ब्लड को घुमाते हैं इस प्रकार से, तो ब्लड के घुमाने से ब्लड के अंदर पाए जाने वाली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो होती है वो अलग अलग हो जाती है। अब कहा जाता है साथियों, सिंपल सी बात यह है कि जो चीज भारी होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो चीज हल्की होती है वो ऊपर आ जाती है। जैसे मैं ब्लड की बात करूं, इस खून की बात करता हूं, तो खून को, इस ब्लड को हम जब इस मशीन में डालते हैं जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, इस मशीन का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। तो जैसे ही मैंने इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाला तो इस ब्लड के ऊपर साथ लगता है फोर्स। अब फोर्स से होता क्या है, इस बल से होता क्या है, इस बल से होता यह है कि इस ब्लड के अंदर जो पाए जाने वाले भारी भारी पदार्थ हैं वो नीचे की ओर बैठ जाएंगे और हल्के हल्के पदार्थ जो होते हैं ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि इस मशीन में डालने के बाद
इस ब्लड में से आरबीसी डब्ल्यूबीसी भारी भारी होती है, वो नीचे बढ़ जाती है। प्लेटलेट्स कैसी होती है, हल्की हल्की होती है, ऊपर आ जाती हैं। और मैं बड़ी आसानी से ब्लड में से आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को अलग कर लेता हूं। ठीक है, क्लियर सारी बातें समझ के, छोटी सी बात। तो आप यहां पे सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से भी चीजों को अलग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि रक्त के अंदर से प्लाज्मा डब्ल्यूबीसी आरबीसी को अलग करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल है जो किया जाता है? तो आंसर है सेंट्रीफ्यूगेशन विधि, जिसे बोलते हैं अपकेंद्रण विधि। तो अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल है जो यहां पे किया जाएगा। किसके लिए? तो यहां पे इनको अलग करने के लिए हम अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल है जो यहां पे करते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है जो मैंने बता दिया। ठीक है बालक, तो ये कंफर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कौन सी विधि होती है यहाँ पे? अपकेंद्रण विधि होती है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट को सुनो ध्यान से। तो इसमें मैंने क्या बताया आपको? इसमें मैंने ये बताया कि हम जब इस विधि का इस्तेमाल करते हैं तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ऊपर रह जाते हैं। तो इस विधि का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें चीज को घुमाकर साफ करना होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी भी लेबोरेटरी के अंदर हम जब ब्लड की जांच करते हैं या यूरिन की जांच करते हैं, तो पेशाब की जांच करते समय, ब्लड की जांच करते समय इसका यूज है जो किया जाता है। अगर आपके आसपास यहां पे डेयरी हो, डेयरी मतलब जिसके अंदर यहां पे दूध को निकालते हैं ना, उसे हम डेयरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेयरी बोलते हैं। समझ गए छोटी सी बात। यदि आपके आसपास यहां पे डेयरी हो तो डेयरी के अंदर भी यहां पे क्या करते हैं साथियों? इसी मशीन का इस्तेमाल है जो किया जाता है। जैसे आप यहां पे देखो कि अगर आपके पास यहां पे डेयरी है तो डेयरी के अंदर होता क्या है कि हम यहां पे दूध में से क्रीम को अलग कर लेते हैं। अगर आपके पास, आपके आसपास कहीं पे डेयरी, बेटा एक मिनट जाना प्लीज सबके सब, ठीक है? ओके, ठीक है। देखो, तो यदि हमारे आसपास यहाँ पे डेयरी होती है साथियों, तो हम क्या करते हैं? देखो, डेयरी के अंदर यहाँ पे फुल क्रीम डालते हैं, फुल क्रीम वाला दूध डालते हैं। फुल क्रीम मतलब इसके अंदर क्रीम की मात्रा ज्यादा होती है। अब आपने के पास एक मशीन होती है जिसे बोलते हैं क्रीम सेपरेटर। इस क्रीम सेपरेटर मशीन को घुमाया जाता है। आप जैसे ही मशीन को घुमाते हैं तो मशीन के अंदर यहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? अपकेंद्रण विधि वाली क्रिया होती है। इसके द्वारा होता है साथियों कि सारी की सारी जो क्रीम होती है वो यहाँ पे अलग हो जाती है। और जब क्रीम अलग होती है तो क्रीम के अलग होने से जो बचा हुआ दूध होता है, इस दूध को साथियों बोलते हैं स्किम्ड मिल्क। क्या बोलते हैं? स्किम्ड मिल्क बोलते हैं। ये सीधी सीधी क्वेश्चन बनता है बहुत ही प्यारा कि एक ऐसा दूध जिसके अंदर से सारी की सारी क्रीम को निकाल दिया जाता है, जिसमें किसी प्रकार से कोई भी क्रीम नहीं होती है, इसमें किसी प्रकार से कोई मलाई नहीं पड़ती, उसे क्या बोलते हैं? स्किम्ड मिल्क बोलते हैं। अच्छा, एक चीज सुनो ध्यान से। जब आप यहां पे दूध में से, सुनो ध्यान से, आप जब दूध में से यहां पे क्या करते हैं साथियों? दूध में से जब सारी की सारी क्रीम को अलग कर देंगे या दूध में से उसकी जो मलाई होती है उसको अलग हटा देते हैं, तो जब दूध में से क्रीम को अलग कर देते हैं या मलाई को हटाते हैं तो जो मिल्क की डेंसिटी होती है, जो दूध का जो घनत्व होता है, ये बढ़ता है या घटता है? तो दूध का साथियों जो डेंसिटी होती है, जो दूध का जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, ये यहां पे क्या होता है? डेंसिटी बढ़ जाती है। तो दूध की जो डेंसिटी होती है, दूध की जो यहाँ पे घनत्व होती है, वो यहाँ पे क्या होती है साथियों? बढ़ती है, घटती है? वो यहाँ पे बढ़ जाती है। बस ये पॉइंट याद कर लो कि ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी एग्जामिनेशन के अंदर कि हमारे पास दूध था, उस दूध में से मैंने सारी की सारी मलाई को अलग कर दिया, तो बताओ कि दूध की डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? तो दूध की डेंसिटी बढ़ जाती है। ये कभी कभी एग्जामिनेशन में फैक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मुद्दा बनता है कि जैसे वॉशिंग मशीन होती है, तो वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े कैसे साफ होते हैं? तो वॉशिंग मशीन के अंदर भी साथियों कपड़ों को साफ करने के लिए हम इसी विधि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप यहां पे कपड़ों को डालोगे तो कपड़े यहां पे गोल 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 घूमते रहते हैं। तो जहां पे भी साथियों सर्कुलर मोशन होता है, वृत्ताकार गति होती है, वहां पे कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल। और उसके द्वारा हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो आप लड़की मत देखो, कपड़े देख लो भैया। तो ये जो कपड़ा साफ हुआ है वो किस विधि के द्वारा अलग हुआ है? तो आंसर है यहाँ पे किस विधि से साफ हुआ है? तो आंसर है अपकेंद्रण विधि के द्वारा हुआ है। ठीक है, कंफर्म है? चलो, तीसरी हमारे पास में विधि होती है जिसे बोलते हैं यहाँ पे क्या? यहाँ पे पृथक्करण विधि। इसको कहते हैं सेपरेटिंग बाय दी सेपरेटिंग फनल, कि हम यह सेपरेशन का यूज करते हैं बाय दी सेपरेटिंग फनल। देखो ध्यान से, अब ये कब किया जाता है? देखो, ये हम यूज कब करते हैं? सुनना, बहुत प्यारा पॉइंट। देखो, एक तरफ हमारे पास में तेल है और एक तरफ हमारे पास देखो पानी है। अब जब देखिए बात करते हैं तो जो डेंसिटी होती है साथियों, जिसको हम क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं।
तो घनत्व में अगर अंतर होता है तो यहाँ पे जो चीजें होती है वो ऊपर नीचे रहती हैं जब डेंसिटी में डिफरेंस रहता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल पानी और तेल को मिलाया, तो तेल ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा, मतलब इसकी डेंसिटी कैसी होती है, कम होती है, सिंपल सी बात है। इसकी डेंसिटी कैसी है, तो यहाँ पे पानी की डेंसिटी ज्यादा है। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर कोई चीज किसी के ऊपर तैर रही है मतलब फ्लोट कर रही है, तो उसकी डेंसिटी यहाँ पे कम होगी। जैसे मान लीजिए पानी और यहाँ पे तेल है, तो पानी तेल को मिलाओगे तो तेल पानी के ऊपर तैरता रहेगा। तो अगर तेल यहाँ पे पानी के ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब यह है कि जो तेल की डेंसिटी वो कैसी है, कम है, और पानी की डेंसिटी कैसी है, ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट समझ गए, बिल्कुल भी गलती मत करना, पहले बता रहा हूं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसको हम यूज कब करते हैं, इसको यूज किया जाता है साथियों किसके लिए, जब यहाँ पे हमारे पास में दो लिक्विड होते हैं और दोनों का जो घनत्व होता है वो कैसा होता है, भाई अलग अलग होता है। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो पूछेंगे, बताओ कि इसका यूज हम कब करेंगे। तो इसका यूज किया जाता है यहां पे किसमें, द्रव्य पदार्थ में, सॉलिड में, तो आंसर लिक्विड के अंदर। तो जब दो लिक्विड होती है जिनका 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 यहां पे डेंसिटी कैसी होती है, अलग अलग होती है, जब दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, मतलब बाय यूजिंग दिस मेथड हम यहां पे दो इनसॉल्युबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। जैसे पानी और यहां पे क्या हो गया भैया, हमारे पास तेल हो गया, तो पानी भी लिक्विड है और तेल भी लिक्विड है, पानी भी द्रव्य है और पानी भी द्रव्य है और तेल भी द्रव्य है। लेकिन मजेदार बात क्या है कि आपस में घुलते नहीं है, इनसॉल्युबल है, अघुलनशील है, ठीक है। अब इसका पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन होता है साथियों डेंसिटी। क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो दोनों की जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। जो तर रही है उसकी डेंसिटी कम है और जो जो नीचे है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब आप मुझे ये बताओ कि इसको अलग कैसे करेंगे। देखो, अब मान लो कि पानी और यहां पे तेल है, तो ये मिलेंगे कभी नहीं आपस में। अब मेरे पास यहां पे एक छोटा सा प्लग है, एक छोटा सा यहां पे स्विच है। आपने क्या किया साथियों, जैसे ही प्लग को ऑन किया तो पानी यहां पे बूंद बूंद करके नीचे गिरना शुरू करेगा, सिंपल सी बात है। आप यहां पे बूंद बूंद करके पानी को अलग कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं बूंद बूंद करके पानी को अलग करूंगा, देखो ध्यान से, जैसे पानी और तेल का मिश्रण है, तो आपने जैसे ही यहां पे बूंद बूंद करके पानी को अलग कर दिया, इस वाले पॉइंट तक आपने क्या किया साथियों, सारा का सारा जो पानी अलग कर दिया। अब जैसे ही तेल आने वाला होगा, आप इसको क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, और देखो तेल ऊपर है पानी नीचे है, तो बड़ी आसानी से हमने इस प्रकार से तेल और पानी को अलग कर दिया। क्लियर सारी बातें। तो इसे बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। इस बात को जरा समझो, बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा कि ऊपर तेल है और नीचे पानी है। ये हमारे पास में स्टॉप क्लॉक दिया जा रहा है, स्टॉप मतलब जिसमें चीजों को बंद कर सकते हैं। तो जैसे ही सारा का सारा पानी नीचे आ जाएगा, आपने इसे क्या कर दिया, बंद कर दिया, पानी पानी नीचे और तेल तेल ऊपर। तो जब यहां पे दो अघुलनशील द्रव्य पदार्थ होते हैं, तो दो अघुलनशील द्रव्य पदार्थों को अलग करने के लिए हम इस प्रकार की मेथड का इस्तेमाल है जो करते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं साथियों पृथक्करण विधि, जिसे बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बन जाता है। इसी का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, यहां पे मिट्टी के पानी को अलग करने के लिए भी करते हैं। जैसे मान लो कि मिट्टी का पानी है, तो मिट्टी के पानी को अलग करने के लिए कैसे यूज करेंगे, देखो ध्यान से। आपके पास पहले मिट्टी का पानी का घोल है, आपने बढ़िया तरीके से उसको घोला, और घोलने के बाद उसको शांत कर दिया। जैसे ही शांत कर दिया तो ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद यहां पे मिट्टी मिट्टी अलग हो जाएगी, पानी पानी अलग हो जाएगा। अब चाहो तो बड़ी आसानी से इसमें से सारा का सारा पानी बाहर निकाल सकते हो किसी पाइप के माध्यम से, तो मिट्टी मिट्टी नीचे रह जाएगी। तो ये तरीका भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई छोटी सी बात। नेक्स्ट यहां पे विधि होती है जिसे बोलते हैं सब्लिमेशन विधि। अब सब्लिमेशन के बारे में हम जब बात करेंगे तो मैं पढ़ा चुका आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी भी ठोस पदार्थ को हम सीधी सीधी किस में बदलते हैं भैया, गैस में बदल देते हैं। मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ यहां पे सीधे सीधे जाके किस में कन्वर्ट हो जाए, तो आंसर गैस के कणों में कन्वर्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ये कंसेप्ट यहां पे समझना। तो जब यहां पे ठोस पदार्थ सीधे सीधे गैसीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ड्राई आइस होती है, सूखी बर्फ होती है, कपूर होती है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब मुद्दा ये बन जाता है कि इसके द्वारा भी हम चीजों को अलग कर सकते हैं। अब मुद्दा बनता है क्या सब्लिमेशन की जो प्रोसेस होती है, ऊर्ध्वपातन की जो क्रिया होती है, वो सब पे लागू होती है? नहीं, कुछ चुनिंदा ही पदार्थ होते हैं, कुछ चुनिंदा ही साथियों हमारे पास में सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर यहां पे सब्लिमेशन की जो क्रिया है वो काम करेगी। सर किस पे काम करती है बता दो जल्दी से। देखो, ये काम करती है कपूर पे, जिसे बोलते हैं हम लोग कैम्फर। दूसरा है साथियों नेप्थलीन।
तीसरा हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड, फिर है हमारे पास में एंथ्रासीन, और फिर है हमारे पास में बेंजोइक अम्ल। यही एग्जाम्पल है जो याद करने आपको। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो यहाँ पे ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, सब्लिमेट हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास दो ठोस पदार्थ हैं, जैसे एग्जाम्पल समझो ध्यान से। मेरे पास में मिश्रण है, किसका मिश्रण है? नमक का और कपूर का मिश्रण है। मान लीजिए मेरे पास नमक और कपूर है, और इनको क्या कर दिया साथियों, मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि इनमें से इन दोनों को अलग कर दिया जाए, नमक अलग हो जाए, कपूर को अलग कर दिया जाए। क्या करेंगे? बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका। आप कुछ मत करो, नमक और कपूर के मिश्रण को गर्म करना शुरू कर दो। आप जैसे ही नमक को और कपूर को गर्म करोगे, देखो ध्यान से एग्जांपल भी दिया गया है कि कैम्फर एंड दी सॉल्ट। तो जैसे आपने क्या किया साथियों, नमक को और कपूर को गर्म करना शुरू कर दिया। अब नमक तो जल्दी से उबलेगा नहीं, है ना? तो यहां पे जितना भी कपूर होगा साथियों, क्या होगा? देखो, जो कपूर होगा वो यहां पे गैस बनना शुरू हो जाएगा, और सारा का सारा जो कपूर होता है उसको अलग कर दोगे, और नीचे क्या रह जाएगा? नमक नमक रह जाएगा। तो जैसे ही आपने इसको गर्म करना शुरू किया, तो यहां पे जो नमक है वो तो जलेगा नहीं, लेकिन जो कपूर है, जो कैम्फर है, वो क्या होगा साथियों? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्षमता होती है सीधे सीधे ठोस से किस में जाने की? गैस में जाने की। और इस तरह से आप बड़ी आसानी से कपूर में से नमक को अलग कर सकते हैं, ये नमक में से कपूर को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका याद करना। एग्जाम्पल फिक्स है, कपूर है, नेप्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, एंथ्रासीन है, बेंजोइक अम्ल है। तो ये हमारे पास में एग्जाम्पल्स हैं जो यहां पे दिए जा रहे हैं। ठीक है बालक, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो किसका बनता है? तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है अमोनियम क्लोराइड का। बहुत क्वेश्चन देखिए बनता है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला याद कर लो। अमोनियम क्लोराइड का बेटा फॉर्मूला बनता है NH4Cl। मैं आपको बता दूं कि आप एग्जामिनेशन में जब बैठोगे ना, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। किसके? अमोनियम क्लोराइड के देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट हमारे पास विधि है जिसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी विधि। ये बड़ी मजेदार है। देखो, अब ये जो क्रोमेटोग्राफी होती है ना, इसको जरा समझना बहुत बढ़िया तरीके से। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब होता क्या। देखो, क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है और ये इसका मतलब होता कैसे। देखो, जो क्रोमेटोग्राफी होती है इसको यूज कैसे करते हैं। जैसे देखो, आपको मैं बताऊं, जैसे हमारे पास में कोई डाई है, जैसे हमारे पास में कोई कलर है। मान लो कि अगर मैं बात करूं यहां पे बहुत सारे कलर के बारे में, जैसे समझो कि आपने यहां पे बहुत सारे क्या किया बेटा, कलर को मिक्स कर दिया। अब जैसे ही यहां पे कलर को मिक्स करोगे तो एक कोई दूसरा कलर बन जाएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास ब्लैक कलर है, एग्जांपल समझना। तो उस ब्लैक कलर के अंदर बहुत सारे रंग मिक्स होंगे। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं लाल हरा नीला, लाल हरे नीले को मिला देता हूं तो ब्लैक कलर बन जाएगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक ब्लैक कलर है। अब इस ब्लैक कलर के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में लाल होगा, कुछ मात्रा में हरा होगा, कुछ मात्रा के अंदर यहाँ पे ब्लू रंग होगा, नीला कलर भी होगा। तो मैं इस ब्लैक कलर में से बाकी सभी रंगों को अलग करना चाहता हूं। तो आप जब यहाँ पे किसी एक रंग में से बाकी सभी रंगों को अलग करते हैं तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। किसका? क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल है जो किया जाता है। ये बात को जरा समझना, क्लियर सारी बातें। तो सीधी सीधी क्वेश्चन बन जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से कि हम जब बात करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है कि जब एक रंग में से आप बहुत सारे रंगों को अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? क्रोमेटोग्राफी का अलग करते क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। जैसे आप समझो कि पौधों में ना पिगमेंट मिलते हैं। पौधों के अंदर यहाँ पे क्लोरोफिल भी पाई जाती है, पौधों के अंदर यहाँ पे कैरोटीन भी होती है, पौधों के अंदर ज़ैंथोफिल भी होती है। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई यहाँ पे पत्ती ली, देखो ध्यान से। अब मैंने यहाँ पे पत्ती ली। अब इस पत्ती का बेटा मैंने क्या लिया, देखो यहाँ पे रस लिया, सुनो ध्यान से। मान लो कि इस मैंने पत्ती का छोटा सा रस लिया जिसे बोलते हैं पत्ती का जूस लिया, ठीक है। अब इस पत्ती के जूस के अंदर यहाँ पे बहुत सारे रंग होंगे। मान लो कि इस पत्ती का जो जूस है वो कैसा है, इस पत्ती का जो रंग है वो कैसा है, नीला है, ठीक है। अब इस पत्ती के अंदर यहाँ पे बहुत सारे पदार्थ होंगे। जैसे पत्ती है, इस पत्ती के अंदर मैंने छोटा सा रस निकाला, निचोड़ के इस पत्ती को निचोड़ा और रस निकाला। अब इस पत्ती के रस का जो रंग है मान लो कैसा, ब्लू है। अब इसके अंदर बहुत सारे कलर होंगे। जैसे इसी के अंदर यहाँ पे क्लोरोफिल भी होगी, बोलो हाँ या ना, सिंपल सी बात है। इसी के अंदर यहाँ पे क्या होगा साथियों, कैरोटीन भी होगी। इसी के अंदर ज़ैंथोफिल भी होगा। तो इसमें से हम क्या करते हैं साथियों, अलग करने के लिए, मतलब इसके अंदर से यहाँ पे बाकी सभी पदार्थों को अलग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल है जो किया जाता है। तो सीधी सीधी क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनेशन के अंदर कि क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल उसमें करते हैं जिसमें सिंगल पदार्थ में से बहुत सारे अलग अलग रंगों को प्राप्त किया जाता है। हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल है जो करते हैं। इस बात को जरा समझना, ठीक है। कंफर्म है सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो रंग को अलग करने के लिए बेसिकली हम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल है जो यहां पे करते हैं।
तो आपसे पूछेंगे बताओ कि किस किस का अलग है करते हैं। देखो एग्जाम्पल दिए गए हमारे एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को जरा समझो। आपको मैं बताऊं कि जब आप कभी, अच्छा एक चीज सुनो, आपने नोटिस किया होगा कैसे बहुत से एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स मतलब खेल कूद करने वाले जो खिलाड़ी होते हैं हमारे, तो आपने सुना होगा डोपिंग के बारे में। डोपिंग सुनिए, डोपिंग। डोपिंग एक तरीका होता है जिसके अंदर साथियों बाहर से कोई दवाइयां ली जाती हैं। मान लीजिए कि मेरी क्षमता बहुत कम है और मुझे किसी खेल में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देनी है, तो मैंने क्या किया साथियों, बाहर से कोई दवाई का इस्तेमाल किया, उसे बोलते हैं डोपिंग की दवाइयां यूज की हैं। तो हमारे ब्लड के अंदर यहां पे जो डोपिंग टेस्ट होता है कि ब्लड में हमने किसी प्रकार से कोई ड्रग तो नहीं लिया, हमने कोई नशीला पदार्थ तो नहीं लिया, उसकी जांच करने के लिए भी हम यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी एग्जामिनेशन में। देखो तो जैसे पूछेंगे कि बताओ कि क्रोमेटोग्राफी जो होती है उसका यूज क्या होता है, तो पहला यूज होता है यहाँ पे कि किसी के अंदर रंगों की यहाँ पे अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा साथियों कि पत्तियों के अंदर से, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों के अंदर से उनके पदार्थों को अलग किया जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे ड्रग्स फ्रॉम दी ब्लड, हमारे रक्त के अंदर ड्रग की मात्रा कितनी है कितनी नहीं है, इसको भी अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया। क्या है हमारे पास में, डिस्टिलेशन, जिसे बोलते हैं आसवन विधि। देखो डिस्टिलेशन की बात करते हैं, ये होता क्या है जरा समझो, बहुत प्यारा पॉइंट है। देखो डिस्टिलेशन कैसे अलग करेंगे, जैसे आपसे मैं पूछूं बताओ, जैसे एग्जांपल समझो ध्यान से, बहुत बढ़िया। मान लो कि यहां पे दो शराबी बैठ गए, दो शराबी मतलब दारू पीने वाले, एक में पैक ज्यादा बन गया, एक में पैक कम बन गया। अब बोले कि भैया तू मेरा पैक वापस कर या मेरी शराब वापस कर, कैसे अलग करेंगे, तो उसको अलग करने का जो तरीका है वो है कौन सा, आसवन विधि। मान लो कि हमारे पास में दो पदार्थ हैं, दो ऐसे पदार्थ हैं जो घुलनशील होते हैं। जैसे मैं पूछूं आपसे बताओ कि पानी और अल्कोहल को क्या आपस में मिलाया जा सकता है, सर बिल्कुल मिला सकते हैं। तो पानी और शराब को हम क्या करते हैं साथियों, बड़ी आसानी से मिला सकते हैं, है कि नहीं। तो ये कैसे होते हैं बताओ जल्दी से, ये होते हैं भैया आपस में सॉल्यूबल। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं पानी शराब की बात करूं, तो क्या मैं पानी शराब को मिलाने के बाद इनको अलग कर सकता हूं, यस कर सकता हूं। किस विधि के माध्यम से, तो यहां पे जो विधि होती है साथियों उसका नाम है डिस्टिलेशन, इसे बोलते हैं आसवन विधि। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, बता दो कि जो आसवन विधि होती है इसका यूज कहां पे किया जाता है। तो इस विधि का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है जहां पे द्रव्य को अलग करने के लिए यूज करते हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होती है, जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। और एक किस में यूज करते हैं साथियों, घुलनशील पदार्थों में यूज किया जाता है। जैसे मैं पूछूं आपसे बताओ कि मैं पानी को गर्म करूंगा और यहां पे अल्कोहल को गर्म करूंगा। अब पानी को उबालने के लिए कम से कम 100 डिग्री का तापमान चाहिए, लेकिन जहां पे शराब की बात करते हैं तो शराब बेटा 40 डिग्री के तापमान पे उबल जाती है। अब ये बताओ कि दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो सेम है या अलग अलग है, भैया दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे हैं, अलग अलग है। इसका मतलब है कि दोनों का जो क्वथनांक बिंदु है अलग अलग है। अब मान लो कि मैंने इनका मिश्रण लिया, उनको उबालना शुरू कर दिया, तो कौन पहले यहां पे उबलेगा, सिंपल सी बात है, शराब उबलेगी और जल्दी से गैस बनेगी, गैस बनके अलग हो जाएगी और हमारे पास क्या बचेगा, पानी पानी बचेगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं साथियों, डिस्टिलेशन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि ये जो डिस्टिलेशन की क्रिया होती है वो दो प्रोसेस से मिलकर बनती है। इसमें सबसे पहले होने वाली जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं वेपराइजेशन, इसे बोलते हैं वाष्पन। और दूसरी जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं साथियों, इसे बोलते हैं कंडेंसेशन, इसे बोलते हैं सिंपल सी भाषा में संघनन। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है कि डिस्टिलेशन की जो क्रिया होती है, आसवन की जो क्रिया होती है, ये कितने चरणों में होती है, कितने स्टेप में होती है, तो ये 2 स्टेप में की जाती है। पहली क्रिया कौन सी हमारे पास में, वाष्पन है जिसे वेपराइजेशन बोलेंगे, और दूसरी कौन सी साथियों, संघनन है जिसे कंडेंसेशन बोलते हैं। अभी होती किस तरह से, आप जरा यहां पे देखो, बढ़िया तरीके से हर एक फैक्ट समझाने वाला हूं। देखो जैसे मान लो कि हम यहाँ पे नमक और पानी को अलग करने वाले हैं, ठीक है, नमक और पानी को अलग करेंगे। जैसे नमक पानी मान लीजिए, या फिर पानी शराब को अलग करने वाले हैं, कैसे करेंगे, देखो मान लो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास में पानी और शराब का मिश्रण है। अच्छा आप यहाँ पे देखो बढ़िया तरीके से, एनिमेशन है मेरे पास में, रुको रुको रुको, इसका एनिमेशन है मेरे पास, बता रहा हूं। हो देखो, अगर हम बात करते हैं डिस्टिलेशन के बारे में, तो ये होता कैसे को, जैसे पानी, नमक, पानी और शराब है, तो मैंने पानी शराब को पहले गर्म करना शुरू कर दिया, क्लियर सारी बातें। अब ये बताओ कि पानी शराब को जैसे मैं गर्म करूंगा, पहले आप यहां पर देखो कि मेरे पास क्या क्या है, सुनना ध्यान से देखो।
कि मेरे पास में यहाँ पे पानी और शराब का मिश्रण है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी भी है और साथ ही साथ में कि क्या बेटा हमारे पास में शराब है। आप कहेंगे सर कि हमारे पास में वाटर है और अल्कोहल का मिश्रण है, तो वाटर एंड अल्कोहल का क्या हमारे पास में मिश्रण दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो पानी शराब का मिश्रण दिया गया। अरे कहाँ जा रहे हो बाबू आप? तो हमारे पास में पानी और शराब का देखो मिश्रण है जो यहाँ पे दिया गया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसको अलग कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। तो जैसे आप जानते हैं कि पानी यहाँ पे उबलता कितने पर है, तो पानी भी उबलता है 100 डिग्री तापमान पे और शराब यहाँ पे उबल जाती है 40 डिग्री तापमान पे। अब मुझे ये बताओ कि जैसे ही मैं दोनों को गर्म करूंगा तो कौन यहाँ पे पहले जल्दी से ऊपर गैस बन के उड़ जाएगा? सिंपल सी बात है, शराब जल्दी उबल जाएगी। अब जैसे ही दोनों को गर्म किया तो क्या होगा साथियों, यहाँ पे जो अल्कोहल है देखो वो ऊपर जाएगी। अब मुझे बताओ कि अल्कोहल के जाने का रास्ता बंद है या खुला हुआ है? सिंपल सी बात देखो कि अल्कोहल है जो साथियों उसका रास्ता बंद है, तो सारी की सारी अल्कोहल जो ऊपर जा रही है वो इस पाइप में ऐसे अंदर जाएगी। बोलो जल्दी से, इस पाइप के अंदर जाएगी, बोलो हाँ या ना, कंफर्म है सारी बातें। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो अल्कोहल है देखो ऊपर जाने वाली है। अल्कोहल मतलब जो शराब है ना वो जल्दी उबलेगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ऊपर जाएगी। अब ऊपर की ये जो प्रोसेस हो रही है इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया साथियों, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन बोलते हैं, जिसे बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या ये छोटी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है? क्योंकि यहां पे भाप बन के उड़ गई है। अब प्रॉब्लम क्या है साथियों कि इसका जो रास्ता है ना वो यहां पे कैसा है, वो रास्ता है यहां पे बंद। तो क्या होगा, ये सारी की सारी जो गैस है वो इस नली के माध्यम से क्या जाएगी, देखो बाहर जाएगी, इस नली के माध्यम से जाएगी। अब होगा क्या, देखो जैसे ये सारी की सारी गैस इस नली में जाएगी साथियों, आपने क्या किया, इसको यहां पे ठंडा कर दिया। क्या कर दिया? यहां पे ठंडा कर दिया। अब जैसे ठंडा करोगे तो क्या होगा, जैसे ठंडा करोगे तो यहां पे जो अल्कोहल की गैस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये अल्कोहल की जो गैस है साथियों वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया जिसे बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। कंफर्म है सारी बातें? तो ये जितनी भी गैस यहां पर आ रही है वो सारी की सारी गैस इस नली के माध्यम से बाहर जाएगी। अब जैसी ये गैस नली में आई, आपने इस गैस के तापमान को कर दिया बहुत ही ज्यादा ठंडा, मतलब अल्कोहल को कर दिया बहुत ही ज्यादा ठंडा। तो यहां पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो आंसर है कंडेंसेशन हो रही है। इस कंडेंसेशन से होगा क्या कि जो गैस होती है वो द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगी और हमारे पास क्या अलग हो जाएगा, तो हमारे पास यहां पे साथियों अल्कोहल जो होती है वो यहां पे अलग हो जाएगी। क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई? बोलो जल्दी से, सबकी सब जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर। तो यहाँ पे जो अल्कोहल होती है वो अलग हो जाती है और इसी विधि का यूज किया जाता है यहाँ पर। आप इसको एनिमेशन के थ्रू दोबारा समझ लो बहुत ही बड़ी तरीके से। देखो कि यहाँ पे जैसे गर्म करोगे तो गर्म करने पे यहाँ पे क्या होगा, भाप बनेगी, हमारे पास में शराब उड़ेगी। अब ये शराब देखो ऊपर जा रही है तो शराब यहाँ पे जा रही है, ठंडा किया, ठंडा करने के बाद वो सारी की सारी शराब देखो इकट्ठा होना यहाँ पे शुरू हो गई। देखो इकट्ठा हो रही है, तो यहाँ पे शराब को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पहले कौन सी प्रोसेस हो रही है, वाष्पन जिसे बोलते हैं वेपराइजेशन, और दूसरी कौन सी है, कंडेंसेशन। और इस तरह से हमने पानी में से अल्कोहल को अलग कर दिया। क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है? जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर, सबके सब जल्दी से बताइए। ठीक है बालक, ये इतनी बात क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है कि वेपराइजेशन कैसे किया जाता है। देखो ये बात समझनी पड़ेगी बेटा, हमारे एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो गलती बिल्कुल मत करना कि आसवन विधि जो बनती है वो दो तरीकों से मिलकर बनती है। सर दो प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है वाष्पन और दूसरा कौन सा, संघनन, जिसे बोलते हैं कंडेंसेशन। अब आपसे पूछेंगे बताओ कि सर इसके थ्रू हम क्या बनाते हैं। देखो अब इसके थ्रू हम बहुत सारी चीजों का निर्माण करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेंगे बताओ कि हम जो सी वाटर होता है, देखो सी वाटर, तो हमारे पास में जो यहां पे समुद्र वाला पानी होता है, तो समुद्र वाले पानी के अंदर इसको हम क्या करते हैं साथियों, फ्रेश वाटर बनाते हैं। तो समुद्र वाले पानी को जो फ्रेश वाटर बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं ड्रिंकिंग वाटर जो बनाते हैं, वो इसी विधि के द्वारा बनाया जाता है कि समुद्र के पानी के अंदर नमक की मात्रा ज्यादा होती है। तो समुद्र के पानी में जो नमक की मात्रा ज्यादा होती है तो पहले समुद्र के पानी को अलग करेंगे, फिर इसमें बहुत सारे मिनरल्स को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अब एक चीज मैं बता दूं, सुनो होता क्या, ये जो हमारे पास में साथियों पानी बनता है जिसे बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, सुनो ध्यान से, ये जो हमारे पास में डिस्टिल्ड वाटर बनता है, इस डिस्टिल्ड वाटर को हम क्या बोलते हैं साथियों हिंदी में, इसे बोलते हैं आशुद्ध जल। क्या बोलते हैं? आशुद्ध जल बोलते हैं। ठीक है,
तो इस डिस्टिल्ड वाटर को हिंदी में क्या कहा जाएगा? हिंदी में साथियों जो नाम होता है वो होता है हमारे पास में आसुत जल। क्या होता है? आसुत जल होता है। अब एक बात को सुनो ध्यान से, इसमें ना किसी प्रकार से कोई भी सॉल्ट नहीं मिलता। मतलब इसके अंदर क्या किसी प्रकार से कोई नमक होती है? नहीं होती है। चलो, क्या इसमें किसी प्रकार से कोई भी जो करंट है वो पास करेगी? तो आंसर है करंट पास नहीं करती है। ना तो इसमें किसी प्रकार से नमक होता है और ना ही इसमें किसी प्रकार से करंट पास करती है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या इसका हमारे शरीर में टेस्ट होता है? आप सर इसका किसी प्रकार से कोई टेस्ट नहीं होता। तो होता क्या है, सुनो ध्यान से, कि डिस्टिल वाटर में हम क्या करते हैं साथियों? बहुत सारे मिनरल्स को ऐड करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन, बताओ कि डिस्टिल पानी कौन सा है, तो डिस्टिल बेटा पानी होता है हमारे पास में बैटरी वाला पानी। हम जो बैटरी वाला पानी यूज करते हैं ना, तो वो बैटरी वाला पानी कौन सा है? आसुत जल होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए बताओ कि आसुत जल क्या हमारे लिए पीने योग्य होता है? तो आंसर नहीं होता है। अगर आपने गलती से इस वाले पानी को पी लिया तो क्या होगा बताओ? इस वाले पानी को पी लिया तो आपको बेटा ये पानी पचेगा नहीं, मतलब आप इसको पचा नहीं पाओगे, आपका पेट खराब हो जाएगा। तो हम कैसे पचाएंगे? तो थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें नमक ऐड कर लिया जाता है, थोड़ी बहुत मात्रा में मिनरल्स को ऐड कर लिया जाता है, इसे बोलते हैं बैटरी वाला पानी। अच्छा भैया, क्या जो डिस्टिल पानी होता है जिसको हम आसुत जल बोलते हैं, इसका क्या किसी प्रकार से टेस्ट हमें पता करता है? तो आंसर है इसका किसी प्रकार से हमें टेस्ट भी नहीं आता। हाँ, लेकिन मैं बता दूं कि दो जानवर होते हैं, एक होता है बंदर, एक होता है सुअर। तो बंदर और सुअर ऐसे जानवर होते हैं जो उसका टेस्ट बता कर सकते हैं। अगर आपको बैटरी वाले पानी का टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि आप इंसान तो नहीं है। अब अपनी कैटेगरी तुम खुद चूज कर लेना, अगर तुम्हें टेस्ट आ रहा है तो। और टेस्ट नहीं आ रहा तो डेफिनेटली आप कौन है? इंसान है। तो ये मैंने बता दिया। अगर डिस्टिल वाले पानी को पीना पड़ता है या किसी कारण से पीने योग्य बनाया जाए तो क्या किया जाएगा? उसमें मिनरलाइजेशन किया जाएगा। मिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स को ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास में जो आसवन की विधि होती है, जो डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, ये मैंने समझा दिया। ठीक है बालक, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी प्रकार से? जल्दी बताओ मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, जल्दी बताओ सबके सब। ठीक है, अब सुनो सबके सब ध्यान से। हमने यहां तक पढ़ लिया है। ठीक है, हमने यहां तक पढ़ लिया है। अब मैं एक काम करूंगा साथियों, इसके आगे की जो प्रोसेस हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास हमें काफी लंबी होने वाली है। और इसके आगे की प्रोसेस के बाद इसमें हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, उनको भी समझेंगे ध्यान से। और हम फिर यहाँ पे चीजों को खत्म करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, डोंट वरी, मैंने बहुत सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ा है आपको। और इसके आगे का जो कंसेप्ट है साथ में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये चैप्टर लगभग खत्म कर देंगे। तो मैंने मिश्रण समझा दिया आपको, और मैं उम्मीद करता हूं कि मिश्रण जो है आपको अच्छी तरह से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो सर 7 बजे वाला टाइमिंग चेंज करो। बेटा कौन सा 7 बजे वाला टाइमिंग चेंज करना? मेरी कोई 7 बजे क्लास नहीं होती, मेरी 8 बजे क्लास। अच्छा 7 बजे क्लास होती है वो वाली? अच्छा वो बेटा मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा उसको। 7 बजे मैं बायोलॉजी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सुबह 11 बजे मेरी यहाँ पे क्लास लग चुकी है। सुबह मेरी क्लास लग चुकी है, इसलिए बेटा मैं टाइम क्लास ले रहा हूं। तो ये तो इतना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है यार, अब तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करूं? तुम्हारे लिए 2-2 क्लासेस लेके आया हूं मैं ऑलरेडी, फिर प्रैक्टिस बैच भी करवा रहा हूं। अब क्या जान लोगोगे मेरी? सोचो इतनी बढ़िया प्रैक्टिस सेशन करवा रहा हूं, इतना बढ़िया मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, है ना? पता है ना आप सबको कि रात के 9 बजे प्रैक्टिस सेशन चल रही है। रात के 9 बजे आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और सुबह 11 बजे यूट्यूब पे भी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको मैं, लगातार टॉपिक वाइज। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।